हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस। और आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस, क्या होता है? देखो, अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की तो वो हम डोमेस्टिक लेवल पे एक इकोनॉमी के अंदर की बात करते हैं। पर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, जहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो फाइनेंशियल एक्सचेंज होंगे, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। अब इंटरनेशनल फाइनेंस जो है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड है। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंस दोनों डिफरेंट टर्म हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस की, जो दो से अधिक कंट्री के बीच में ट्रांसफ़र होती है। और इंटरनेशनल फाइनेंस में हर वो एक्टिविटी जो फाइनेंस से रिलेटेड हो वो इंक्लूड होती है। सो ये था इंटरनेशनल फाइनेंस का मीनिंग। पढ़ देती हूँ मैं एक बार आपके लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ मॉनेटरी इंटरेक्शंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज फोकसिंग ऑन एरिया सच एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स। International finance is an important part of financial economics. It mainly discusses the issues related with monetary interactions of at least two or more countries. Then आते हैं हम इम्पोर्टेंस पे। क्या क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल फाइनेंस की? इंटरनेशनल फाइनेंस में क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट होती है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई जो है एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमको क्या होता है कि एक तो हमको इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बिजनेस चल रहा है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट को जानने के लिए हमें इंटरनेशनल फाइनेंस की जो है ज़रूरत पड़ती है। इन्फ्लेशन रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो आइडियाज़ होते हैं वो मिलते हैं कि दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है ना। और जैसे कि बुलेट ट्रेन है, 4G 3G नेटवर्क है, तो जो भी दूसरी कंट्री में कुछ ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो उनको हम अप्लाई करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। और अदर कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका भी हमको पता चलता है। हम दूसरी कंट्री से बोरो भी कर सकते हैं अगर हमारी सिचुएशन सही नहीं है, और उनको दूसरी कंट्रीज़ को हम लैंड भी दे सकते हैं, उनको उधार दे सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस से जो है वो हमको जो कैपिटल इंपोर्ट जो होता है उसमें ग्रोथ होती है, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना भी हम सीखते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चलता है इंटरनेशनल लेवल से, तो उससे हमको क्या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है। तो ये सब उसके इम्पोर्टेंट। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। इंटरनेशनल फाइनेंस प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर इकोनॉमी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स, द मोस्ट नोटेबल वंस आर लिस्टेड हियर। इंटरनेशनल फाइनेंस इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू फाइंड द एक्सचेंज रेट्स, compare inflation rates, get an idea about investing in international debt securities, ascertain the economic status of the other countries and judge the foreign market। मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट को जानने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को कंपेयर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ वगैरह जो हमको मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस सब के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस क्या है, ज़रूरी है। एक्सचेंज रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंस एज दे लेट अस डिटरमाइन द रिलेटिव of currencies. International finance helps in calculating these rates. Various economic factors helping making international investment decisions जैसे कि बाहर के इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं वो हमको ये वो उससे हमको ये आइडिया मिलता है कि कहाँ कहाँ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट इन्वेस्टर्स मनी सेफ विथ फॉरेन डेब्ट सिक्योरिटीज। फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस हैज़ ग्रोन इन स्टेचर्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कीप द बैलेंस इंटैक्ट अमंग दैम। एन इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम among the nations without all nations would work for their self-interest. International finance helps in keeping that issues at bay. International finance organizations such as IMF, the World Bank, etc. provide a mediator roles in managing international finance disputes. अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे जब इंटरनेशनल फाइनेंस की बात आती है तो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, तो ये क्या करते हैं, ये हर एक कंट्री के लिए जो है अपने जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, हर एक कंट्री की हेल्प करते हैं डेवलपमेंट के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। तो हर एक तरीके से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करती है हर कंट्री को, और
उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल फाइनेंस से ये भी बेनिफिट है। और आता है इंपॉर्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो उससे हमको जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होता है। तो ये थी इंपॉर्टेंस। अब हम आगे पढ़ते हैं नेचर एंड स्कोप। नेचर स्कोप में क्या आता है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अब इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस में सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, ट्रेड भी आता है। मोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ऑफिशियल रिजर्व्स क्या है, तो ट्रेड में ये सब आता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या चल रहा है, इंटरनेशनल करेंसी मार्केट कैसा है, तो ये सब आता है इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में, तो ये इसके अंदर इंक्लूड है। फिर आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इंटरनेशनल इक्विटीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड हैं, सेकेंडरी मार्केट हैं, जो भी सेकेंडरी मार्केट का ऑपरेशंस हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ का, और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, कॉमर्शियल बिल्स हैं, तो ये सब का भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड है, वो भी इसके स्कोप में आते हैं। फिर आते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्रोसीजर मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब जो हम जैसे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स करते हैं, तो डोमेस्टिक लेवल पे जैसे कि हम किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, कोई किसी के नाम का हम बिल देते हैं, तो ये सब इंटरनेशनल लेवल पे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो मेन रोल है, जो भी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, और स्ट्रेटेजी है, क्या कंट्रोल होना चाहिए एमएनसी पे, क्या थ्योरीज होनी चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, किस सेक्टर में कितना परसेंट जो है रिलीफ मिला हुआ है, कितना परसेंट सेक्टर जो है वो रिजर्व है, तो ये सब भी स्कोप इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।